हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय यानी मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला एवं उनसे संबंधित लोक चित्रकार को डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार हो गया लेक्चर, बस आपको लेक्चर को पूरा ध्यान से देखना है और बार बार देखने के बाद आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप उसको रिवीजन करना है। दोस्तों इसके पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर डाल चुका हूँ, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना के रख चुका हूँ आप लोगों के लिए MPG के करके, तो आप उसमें जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको बार बार तैयारी करके पढ़ के उसमें चैंपियन बन सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करेंगे ज़्यादा बातें ना करते हुए। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, माय नेम इज विक्रम मंडल का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं लोक चित्रकला क्या होती है करके, है ना। तो लोक चित्रकला क्या होती है, तो भारत में अनेक जातियों जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं। क्या बताया मैं, भारत में अनेक जातियां व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं। दोस्तों ये चित्र किसी विषय वस्तु या प्रमुखता धार्मिक होते हैं। दोस्तों धर्म से जुड़े होते हैं, धार्मिक होते हैं और ये साधारण और स्थानीय वस्तु का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। दोस्तों है ना। इसके अलावा इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, लोक कला विश्व की पारंपरिक संस्कृतियों की अभिव्यक्ति है। पारंपरिक संस्कृतियों की अभिव्यक्ति है। लोक कला उन पारंपरिक में निहित होते हैं जो समुदाय और संस्कृति में आते हैं, जो समुदाय में आते हैं किसी या संस्कृति में आते हैं। दोस्तों इसी को हम समझ सकते हैं। बस लोक कला में कपड़ा हो गया, लकड़ी, कागज, मिट्टी, धातु और बहुत सी सहित उपयोगिता वाली सामाजिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इतना अपने को याद रखना है। उसके बाद अपन सीधे बात करते हैं लोक कला, लोक चित्रकला क्या होती है। इतना तो अपने को समझ में आ ही गया है कि नहीं। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे ही बोल सकते हैं एक लाइन में, प्राकृतिक एवं मानवीय सहज अनुभूतियों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कला को चित्रकला कहते हैं। क्या बोला मैंने, प्राकृतिक और मानवीय सहज अनुभूतियों के चित्रों के माध्यम से, अनुभूतियों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही लोक चित्रकला कहा जाता है ना। इसमें अनेक अंचलों में अलग अलग प्रकार की व्याख्या की जाती है, अलग अलग टाइप के हैं। दोस्तों तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकला, उसके अलावा निमाड़ क्षेत्र की, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र की और बघेलखंड क्षेत्र की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपन मालवा क्षेत्र की। तो मालवा क्षेत्र की सबसे पहले एक नाम है जिसका नाम है मांडना। मांडना डायरेक्ट आ सकता है। मांडना कहाँ की है, मांडना कहाँ की लोक चित्रकला है, तो मालवा क्षेत्र की है। अगला है चित्रावण, इसको चित्रावन भी बोलते हैं, इसको चित्रावण। अगला है सांजा फूली कहाँ का है, मालवा का। और अगला है दोस्तों सवनाही, ये सवनाही कहाँ की, ये मालवा क्षेत्र की है। अपने को डायरेक्ट आ सकता है, यही पूछ लेगा मांडना कहाँ का है ना, इस प्रकार का। निमाड़ क्षेत्र का जिरोती इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जिरोती कहाँ की चित्रकला है, निमाड़ क्षेत्र की। दूसरा है थापा कहाँ का है, निमाड़ क्षेत्र का है। फिर है ईरत कहाँ का है, निमाड़ क्षेत्र का है। और अगला है फगल्या कहाँ का, निमाड़ क्षेत्र का है। दोस्तों ऐसे ही हम देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र का देखेंगे तो यहाँ पे नवराता इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नवराता पूछा गया परीक्षा में, नवराता कहाँ का है करके पूछा गया, नवरात्रा बुंदेलखंड का है। मोरते इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है, ये बुंदेलखंड का मोरते। मुरैला, अगला नाम क्या है, मुरैला कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। सुरौती भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बुंदेलखंड का है। बघेलखंड का हम देखेंगे तो कोहबर कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। छठी चित्र, एक छठी होती है दोस्तों, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे छठी चित्र बनाया जाता है। दूसरा है तिलंगा कहाँ का है, बघेलखंड का है। और उसके अलावा लास्ट है नेउरा नामे। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो देखो सबसे पहले मालवा क्षेत्र का क्या है, एक नाम क्या बताया मैंने, मांडना मालवा क्षेत्र का है। इसकी विशेषता क्या है, तो दिवाली के समय भूमि पर विभिन्न रंग के साथ, दिवाली के समय भूमि पर विभिन्न रंगों के साथ गेरू व छुई मिट्टी की सहायता से घर के आंगन में बनाई जाती है। घर का जो आंगन होता है वहां बनाई जाती है। दोस्तों कहाँ बनाई जाती है, घर के आंगन में बनाई जाती है मांडना कहाँ का है, पूछेगा मालवा का।
अगला है चित्रावण। चित्रावण, चित्रावण कहाँ का है दोस्तों? चित्रावण, चित्रावण मालवा का है, इतना याद रखना है। चित्रावण कहाँ का है? मालवा का है। और विवाह के समय घर की दीवार पर गेरू व हल्दी की सहायता से बनाए जाने वाले भित्ति चित्र है। भित्ति का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? ऐसे चित्र जो दीवार पर बनाए जाते हैं उसको भित्ति बोलते हैं। भित्ति, भित्ति का मतलब दीवार पर बनाए जाने वाले को भित्ति चित्र कहते हैं। दीवार पर चित्र बनाने वाला उसको भित्ति चित्र बनाए जाते हैं उसको। तो चित्रावण कहाँ का है? मालवा का है। विवाह के समय घर की दीवार पर गेरू व हल्दी की सहायता से बनाए जाने वाले भित्ति चित्र है। अगला है सांझा फूली। सांझा फूली भी मालवा का है। कुंवार महीने में कुंवारी लड़कियों के द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र है। दीवार पर बनाया जाता है कुंवार महीने में, कुंवार का महीना आता है ना, कुंवार महीने में कुंवारी लड़कियों के द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र है। अगला है, अगले का नाम क्या है? सवनाही। सवनाही, सवनाही मालवा का है। श्रवण मास में गोबर से तंत्र मंत्र से बचाव हेतु बनाया जाता है ना। ये श्रवण जो सावन के महीने में गोबर से बनाया जाता है, गोबर से तंत्र मंत्र से बचाव हेतु, कि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना ना कर दे, इसलिए बनाया जाता है दोस्तों ये। तो श्रवण मास में गोबर से तंत्र मंत्र से बचाव हेतु बनाया जाता है ना, याद रखना है। तो ये इतने मालवा के हैं, अपने को कम से कम इतने इंपॉर्टेंट नाम तो पता होना है कि नहीं? है तो कई है और इसके अलावा और कई है, लेकिन अपने को ज़्यादा जानकारी में इतनी जानकारी पता होना। एक का नाम क्या है? मांडना, मांडना। दूसरा का नाम है चित्रावण। तीसरा नाम है सांझा फूली। चौथे का नाम है सवनाही। ये मालवा क्षेत्र के हैं। विशेषता भी एक बार पढ़ लेना है। निमाड़ क्षेत्र का निमाड़ क्षेत्र का इंपॉर्टेंट है दोस्तों जिरोती। जिरोती, जिरोती इंपॉर्टेंट है। ये सावन के महीने में, सावन मास की हरियाली अमावस्या जो आती है सावन में, हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता है, दीवार पर बनाया जाता है चित्र, भित्ति चित्र बनाया जाता है सावन के महीने में, उसको बोलते हैं जिरोती। जिरोती कहाँ का इंपॉर्टेंट है? पेपर में आ चुका है, ये निमाड़ क्षेत्र का है। अगला है थापा। इसमें थाप लगाते हैं निमाड़ क्षेत्र में, गेरू रंग की सहायता से दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है। ऐसा ऐसा हाथ का ऐसा थापा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं थापा। कहाँ का? निमाड़ का। उसके बाद है ईरथ। ईरथ कहाँ का? निमाड़ का। यह विवाह के अवसर पर कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। जो उनकी कुल देवी होती है, जनजाति लोगों की जो कुल देवी होती है दोस्तों, उसकी चित्र बनाते हैं, भित्ति चित्र यानी दीवार पे चित्र बना के उसकी पूजा की जाते हैं, उसको बोलते हैं ईरथ, है ना। ईरथ, ईरथ क्या है करके क्वेश्चन आ सकता है। ईरथ क्या है? तो लोक चित्रकला है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोक आर्ट, फोक आर्ट। अगला है फागल्या। फागल्या निमाड़ क्षेत्र का। बच्चे के जन्म होने पर बच्चे के पद चिन्ह बनाए जाते हैं, उसे फागाल्या कहते हैं। फागाल्या कहते हैं। जो बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म होने पर बच्चों के पद चिन्ह, बच्चों के पैर में उसका चिन्ह लेके ऐसे दीवार में बनाए जाते हैं, दीवार में नीचे, उसको बोलते हैं फागाल्या दोस्तों। निमाड़ क्षेत्र के, निमाड़ क्षेत्र के इतने याद रखना है, जिरोती, थापा, ईरथ और फागाल्या, निमाड़ के याद रखो। अब बात करते हैं अपन बुंदेलखंड क्षेत्र के। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया नवराता। नवराता, नवराता कहाँ का है? नवराता बुंदेलखंड का है। नवरात्रि में गेरू व हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाए जाने वाला भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र मैंने बता दिया, भित्ति चित्र दीवार में बनाए जाते हैं। तो नवराता कहाँ का है पूछेगा? नवराता, नवराता है बुंदेलखंड का। नवरात्रि में गेरू व हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाए जाने वाला भित्ति चित्र है ये। अगला है दोस्तों मोरते। मोरते कहाँ का है? बुंदेलखंड का है मोरते। विवाह के समय दीवार पर भित्ति चित्र बनाया जाता है, जिसके यहाँ विवाह होता है ना उस टाइम पे। तो मोरते कहाँ का है पूछेगा? तो बुंदेलखंड का है। अगला है मोर मुरैला। मोर मुरैला बुंदेलखंड का। दीवारों पर रंगों से मोर के चित्र बनाए जाते हैं, याद रखना है, नाम से ही मोर और मोर के चित्र मुरैला, है ना। दीवारों पर रंगों से मोर के चित्र बनाए जाते हैं, मोर मुरैला बुंदेलखंड का है। अगला है सुरौती। सुरौती कहाँ का है? बुंदेलखंड का। दिवाली अवसर पर गेरू से जाली नुमा आकृति बनाई जाती है, ऐसी जाली नुमा मकड़ी टाइप की, मकड़ी के जाल टाइप की जाली नुमा आकृति दीवार पे बनाई जाती है दोस्तों, उसे ही बोलते हैं सुरौती। सुरौती बुंदेलखंड का है, दिवाली के अवसर पर, है ना। तो देखो बुंदेलखंड के कितने इंपॉर्टेंट है, एक तो नवराता, दूसरा है मोरते, तीसरा है मोर मुरैला, चौथा है सुरौती। ये बुंदेलखंड के हैं, याद रखना है और विशेषता भी देख लेना है। अब बात करते हैं अपन बघेलखंड क्षेत्र की। तो बघेलखंड क्षेत्र की एक इंपॉर्टेंट है कोहबर। कोहबर, कोहबर, कोहबर बघेलखंड का है दोस्तों। सामान्यतः विवाह के अवसर पर वर वधू की बुआ या मामी, या तो बुआ या मामी के द्वारा, जो दस्तूर होते हैं ना, बुआ या मामी के द्वारा रंगीन भित्ति चित्र बनाए जाते हैं दोस्तों।
विवाह के अवसर पर रंगीन भित्ति चित्र यानी दीवार पे बनाए जाते हैं। एक तो बुआ बना सकती है, दूसरा मामी बना सकती है। दस्तूर में ये दो लोग को दिया गया है ना। तो क्या नाम है इसका? कोहबर। कोहबर पूछा जाएगा। विवाह के अवसर पर वधु और वर की बुआ या मामी के द्वारा भित्ति चित्र, रंगीन भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। अगला है छठी चित्र दोस्तों। छठी चित्र तो बघेलखंड में प्रचलित है ये, है ना। और ये बच्चे के जन्म होने पर छठवें दिन, बच्चे का जब जन्म होता है छठी मनाते हैं, यानी छठी 6 दिन बाद छठी मनाते हैं उसकी, है ना। बच्चे के जन्म होने पर छठे दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे भी छठी पूजा की जाती है, जिनके घर में होता है ना बच्चा, तो वहीं किसी कमरे में एक बनाया जाता है, वहाँ पे छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है, उसे ही छठी बोलते हैं दोस्तों, छठी चित्र बोलते हैं। छठी की पूजा होती है, गाँव में जो रिश्तेदार लोग रहते हैं छठी वटी में बुलाते हैं रिश्तेदारों को, उनको खाना वाना खिलाते हैं, है ना। छठी का खाना भी खिलाते हैं और ये पूजा भी होती है छठी। तो क्या होता है छठी चित्र? क्या है तो बघेलखंड में प्रचलित है। ये बच्चों के जन्म के छठवें दिन छठी होती है और छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। अगला है तिलंगा। तिलंगा तो बघेलखंड का है। ये भी कोयले में तिल के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है दोस्तों। पूछा जाएगा कभी तिलंगा कहाँ का है? बघेलखंड का है। और कोयले में तिल के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। अगला है नेऊरा नामे है। नेऊरा नामे बघेलखंड का है। भाद मास में सुहागिन महिलाओं द्वारा सुहागिन महिलाओं द्वारा भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। कब? भाद माह में। तो ये भाद माह में सुहागन महिलाओं द्वारा भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है नेऊरा नामे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बताया हूँ आपको, खत्म इस तरीके से। तो बघेलखंड के याद रखना है, एक तो कोहबर, छठी चित्र और तिलंगा और नेऊरा नामे। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक नहीं बताया हूँ दोस्तों, आपको ये याद रखना पड़ेगा मालवा के कौन से हैं, है ना। इतने से तो हैं, इतने ही इंपॉर्टेंट है कई अलग अलग बुकों में अलग अलग दिए हुए हैं, नेट में अलग सर्च मारो अलग मिलता है। निमाड़ क्षेत्र के इतने हैं, है ना, लेकिन ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इतना ही देख लो वनडे एग्जाम के लिए, है ना। ऑब्जेक्टिव में आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 4 याद रखो और ये बघेलखंड के लिए इसको याद रखो। 1-2 बार पढ़ो दोस्तों, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और इसी लेक्चर में मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार डिस्कस करेंगे। तो अब चित्रकला पढ़े दोस्तों। चित्रकला को जो बनाते हैं उन लोग को चित्रकार कहते हैं, लोक चित्रकार कहते हैं। इनके बारे में यहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सिलेबस में लिख रखा रहता है मध्य प्रदेश में चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे करके लिख रखा रहता है। तो चित्रकार से क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं दोस्तों कई साल से। तो अब अपन यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, बात करेंगे अपन पेमा फात्या भील की। पेमा फात्या भील, क्या नाम है इसका? पेमा फात्या भील दोस्तों। तो हाल ही में विश्व प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार पेमा फात्या का निधन हो गया दोस्तों। हाल ही में निधन हुआ इसका 2020 में। हाल ही में 2020 में इसका निधन हुआ है पेमा फात्या का। इन्हें देश में बड़े बड़े कलाकारों में गिना जाता था दोस्तों। इन देश विदेश में, यानी देश में ही इनको देश के बड़े कलाकारों में गिना जाता था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित तुलसी सम्मान भी दिया जा चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो प्रतिष्ठित सम्मान है मध्य प्रदेश का तुलसी सम्मान भी मिल चुका है इसे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के रहने वाले थे दोस्तों, ये झाबुआ जिले के रहने वाले थे, है ना। और ये भील आदिवासी समाज से आते थे दोस्तों। ये भील आदिवासी समाज से आते थे। भील आदिवासी का प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा एक चित्रकला होता है दोस्तों। पिथौरा, ये देखो ये लिखा हुआ है पिथौरा तो आदिवासी भील आदिवासी का प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा। पेमा फात्या उनके श्रेष्ठ पिथौरा कलाकार थे दोस्तों। पेमा फात्या ये पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ कलाकार थे, है ना। पिथौरा पेंटिंग जिसे पिठोला भी कहते हैं दोस्तों, इसी का नाम क्या है, इसी को क्या बोलते हैं? पिथौरा को कई बार ना ये भी नाम मिलता है, पिठोरा भी बोलते हैं दोस्तों। पिथौरा को पिठोरा भी बोलते हैं। भील जनजाति भी एक विशिष्ट कला है। ये भील जनजाति की एक विशिष्ट कला है। इसमें ध्वनि सुनना एवं उससे आकृति के रूप में उखेरने की अद्भुत कला का प्रदर्शन किया जाता है। समझ में आ गया ये पिथौरा क्या है? पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये पिथौरा एक प्रकार का
क्या है समझो। तो इसमें क्या होता है, भील जनजाति की विशिष्ट कला है ये, है ना, कला है। इसमें ध्वनि सुनना एवं उससे आकृति के रूप में उखेरने की अद्भुत कला प्रदर्शित की जाती है। उखेरने की अद्भुत कला प्रदर्शित की जाती है। यह कला भारत में एकमात्र ऐसी कला है जिसे विशिष्ट ध्वनि सुनना, उसे समझना और लेखन के चित्र रूप में प्रदर्शित करना प्रमुख है दोस्तों इसमें। तो ये ऐसी चित्रकला है ना। यह कला भारत में एक ऐसी चित्रकला है, यानी ऐसी चित्रकला है जिसे विशिष्ट ध्वनि सुनना, उसे समझना और लेखन से चित्र रूप प्रदान करना प्रमुख है। ये समझ में आ गया, प्रमुख है। तो ये फेमा फात्या, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। भील आदिवासी समाज के पिठौला सजावट के चित्रकला के थे। धार्मिक अनुष्ठान है एक प्रकार का। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो अपने को ये याद रखना है, पेमा फात्या इनका जन्म कहाँ हुआ था, अलीराजपुर झाबुआ में हुआ था। तो इनका पहले कभी ऑप्शन अलीराजपुर देता है, कभी झाबुआ देता है। क्यों? कहेगी झाबुआ से ही तो अलीराजपुर अलग हुआ है कि नहीं। तो अलीराजपुर देगा या झाबुआ देगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ ये देगा तो इनका, है ना, इतना याद रखना है बस। तो अलीराजपुर झाबुआ जिले में इनका जन्म हुआ था। पेमा फात्या पिथौरा चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। क्वेश्चन आ सकता है, पेमा फात्या का संबंध किससे? पिथौरा चित्रकला से संबंध है इसका। पिथौरा चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। 2020 में इनका निधन हो गया दोस्तों। ये इनकी आप इमेज देख सकते हैं, ऐसे थे, ऐसी चित्रकला बनाते थे। 2020 में इनका निधन हो गया। तो पेमा फात्या से क्वेश्चन यही बनेगा, पेमा फात्या पिथौरा भीति चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, पिथौरा भीति चित्रकला का संबंध किस जनजाति से? तो भील जनजाति से याद रखना है। भील आदिवासी जनजाति भील जनजाति से है दोस्तों। पिथौरा भीति चित्रकला का संबंध किससे है? तो पिथौरा चित्रकला का संबंध भील जनजाति से है। और प्रसिद्ध कलाकार का नाम पूछेगा, पेमा फात्या, यही क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करेंगे अपन भज्जू सिंह श्याम। भज्जू सिंह श्याम एक भारतीय कलाकार थे दोस्तों, जो है यानी अभी भी हैं, भारतीय कलाकार है जो मध्य प्रदेश के गोंड प्रधान समुदाय से संबंधित है। मध्य प्रदेश के गोंड प्रधान, यानी गोंड है ये, है ना, गोंड प्रधान समुदाय से संबंधित है दोस्तों। 2018 में इन्हें पद्मश्री, जो भारत का सर्वोच्च चौथे नंबर का सम्मान है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्मश्री भी मिल चुका है दोस्तों, है ना, पद्मश्री भी मिल चुका है ना। 2018 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। प्रसिद्ध कलाकार है ये। जंगगढ़ सिंह श्याम के समकालीन थे दोस्तों। एक नाम आएगा आगे अपन पढ़ेंगे, क्या नाम था उनका? जंगगढ़ सिंह श्याम के समकालीन थे दोस्तों, इतना याद रखना है बस। तो इनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। देखो इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित भज्जू सिंह श्याम 2018 में मिला, मैंने पहले ही बता दिया कब मिला है, 2018 में, है ना। पद्मश्री से सम्मानित भज्जू सिंह श्याम प्रसिद्ध गोंड चित्रकार थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, भज्जू सिंह श्याम कौन थे? तो गोंड चित्रकार थे। कौन थे का संबंध किससे पूछा जा सकता है? तो गोंड चित्रकार थे। इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाठनगढ़ में हुआ था दोस्तों। डिंडोरी के हैं ये, डिंडोरी जिले के पाठनगढ़ में हुआ था इनका जन्म, है ना, पाठनगढ़ में इनका पूरा नाम भज्जू सिंह श्याम था, है क्या नहीं। भारतीय कलाकार हैं और गोंड प्रधान समुदाय से संबंधित है। गोंड चित्रकार प्रधान उपजाति होती है, तो गोंड चित्रकार है, गोंड प्रधान समुदाय से संबंधित है ना, इतना याद रखना है बस। और इनकी जो बुक थी दोस्तों, एक बुक भी छापे हैं इनने। इनकी बुक को द लंदन जंगल बुक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है दोस्तों, है ना। इनकी पुस्तक भी है इनकी एक पुस्तक भी है दोस्तों। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द लंदन जंगल बुक, है ना। 2004 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है यही बुक की वजह से। क्वेश्चन आ सकता है इनकी बुक का नाम क्या था? द लंदन जंगल बुक, है ना, बुक। इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली 2000, और दुनिया भर में पहचानने लगे फिर इनको, है ना। तो इनसे इतने रिलेटेड क्वेश्चन। इनका जन्म याद रख लो। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव के रूप में भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। व्यापम में भी आ चुका है अपना पीईबी के एग्जाम में। चित्रकारों का गांव किसको बोलते हैं? तो डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन क्या क्या आएंगे बता दिया मैंने। भज्जू सिंह श्याम कौन थे? गोंड चित्रकार थे, है ना, और है ना, गोंड चित्रकार थे, इतना याद रखना है बस। गोंड चित्रकार पेंटिंग बनाते थे, है ना, तो ये बस। आगे बात करेंगे अपन जोधैया बाई की।
तो दोस्तों जोधैया बाई की बात करेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त भी हो चुका है दोस्तों, है ना। तो ये क्या हुआ है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की रहने वाली जोधैया बाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया दोस्तों। नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। जोधाबाई कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उनके अद्भुत कला ऐसी थी कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन उनकी अद्भुत कला ऐसी थी कि उस अद्भुत कला के वजह से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है उनकी वजह से, है ना। आदिवासी बहुल्य उमरिया जिले की एक छोटे से गांव लोड़ा। तो समझ में आ गया, जोधैया बाई जो है आदिवासी पेंटिंग बना रही है दोस्तों, और इनके हाथ कैनवास पर खूबसूरत चित्रों को उकेर रहे हैं। कैनवास से बनाते हैं, है ना। कैनवास पर खूबसूरत चित्रों को उकेर रहे हैं और प्रदेश में जनजाति कला को अपने रंगों से सजाकर युवा आने वाली जो पीढ़ियों को मध्य प्रदेश के ट्राइबल आर्ट से रूबरू करा रही हैं ये महिला, है ना। तो जोधैया बाई से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, किस जनजाति से हैं? बैगा जनजाति की जोधैया बाई है। किस जनजाति से संबंधित है? आदिवासी है। बैगा जनजाति से संबंधित है, उमरिया जिले की है। कहाँ से है पूछा जा सकता है? उमरिया जिले, है ना। उमरिया जिला याद रखना है। और प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार हैं, क्वेश्चन आ सकता है। जोधैया बाई का संबंध किससे? तो आदिवासी चित्रकार हैं ये। 2021 में इसे नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया है। 2021 में नारी शक्ति सम्मान दिया गया है। आगे बात करेंगे अपन भूरी बाई की। भूरी बाई, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। भूरी बाई जो है मजदूरी करने के साथ साथ पेंटिंग भी बनाया करती थी, और बाद में इनकी उपलब्धि इनको हासिल हुई और पद्मश्री पुरस्कार मिला दोस्तों इनको, है ना। बचपन से ही भूरी बाई चित्रकारी करने में शौकीन थी। उन्हें कैनवास का इस्तेमाल कर आदिवासियों के जीवन से जुड़ी चित्रकारी को करने की शुरुआत की थी, और उनको मजा आता था करने में। फिर धीरे धीरे इनकी नाम बना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में इनका नाम आया, और इन्हें भूरी बाई को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है दोस्तों, है ना। आदिवासी समुदाय से आने वाली भूरी बाई मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिठोल गांव की रहने वाली है दोस्तों। कहाँ की? पिठोल गांव, है ना। पिठोल गांव, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, पिठोल गांव की रहने वाली है दोस्तों। और बचपन से ही भूरी बाई चित्रकार करने की शौकीन थी। इन्हें कैनवास का इस्तेमाल कर आदिवासियों के जीवन से जुड़ी चित्रकारों को करने की शुरुआत करी और देखी, और वहाँ से उनको पहचान देश में मिली। और भूरी बाई बनाती गई पेंटिंग, है ना। देश बल्कि विदेश में भी पहचान बनती गई इनकी पेंटिंग। अमेरिका के में लगी वर्कशॉप में तक लगाई गई है दोस्तों इनकी पेंटिंग। और अलग अलग जिलों के आर्ट पिथौरा आर्ट पर वर्कशॉप का आयोजन भी करती हैं। और पद्मश्री मिलने के बाद भूरी बाई ने कहा, ये पुरस्कार मुझे आदिवासी भील पेंटिंग के लिए नहीं मिला है, यहाँ मिट्टी से पेंटिंग की शुरुआत की थी। और आगे इधर यहीं की बात बताता हूँ, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भूरी बाई का संबंध किससे? तो भूरी बाई का जन्म झाबुआ जिले के पिठोल गांव में हुआ था। झाबुआ जिले के पिठोल गांव में हुआ था। या भील चित्रकार है दोस्तों। भूरी बाई का संबंध किससे? तो भील चित्रकार है, याद रखना है। भील चित्रकार के प्रसिद्ध हैं ये। और 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है ना। पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया चुका है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, भूरी बाई किससे? तो भील चित्रकार है, याद रखना है। ऑप्शन में देगा भील चित्रकार। ऑप्शन क्या देगा? भील चित्रकार है ना। बस भील चित्रकार देगा, याद रखना है। भूरी बाई का संबंध किससे? तो भील चित्रकार है, पद्मश्री मिला है इनको। आगे बात करेंगे अपन दुर्गाबाई व्याम की। दुर्गाबाई व्याम की बात करते हैं दोस्तों। तो दुर्गाबाई व्याम जो है ना, ये दुर्गाबाई व्याम 50 वर्षीय महिला दुर्गाबाई व्याम कभी परिवार की गुजारा करने के लिए घरों में बर्तन साफ करा करती थी। बाद में इनकी जो पेंटिंग या चित्रकार थी, तो अपना काम धीरे धीरे करती रही। बाद में इनको उपलब्धि हासिल हुई दोस्तों। भारत सरकार ने गोंड कला में बेहतरीन काम करने के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करा है दोस्तों इनको, है ना। क्योंकि यह गोंड चित्रकला या गोंड कला में बेहतरीन काम करने के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करा। दुर्गाबाई व्याम के लिए पद्मश्री तक का सफ़र बेहद मुश्किल से भरा हुआ रहा है। और दुर्गाबाई मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी के सोनपुरी की रहने वाली है दोस्तों। डिंडोरी के सोनपुरी की रहने वाली हैं, इतना याद रखना है ना। मध्य प्रदेश की दुर्गाबाई व्याम ने पद्मश्री की घोषणा हुई, फिर उनका नाम आया। अतुल्य योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया 26 जनवरी 2022 को, है ना। इतना याद रखना है।
तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो डिंडोरी जिले में, मैंने बता दिया डिंडोरी जिले के कहाँ, गाँव का नाम क्या था, क्या नाम बताया था अभी भूल गया मैं भी, डिंडोरी जिले की है, इतना याद रखो बस, है ना, डिंडोरी जिले की है। सोनपुरी गांव, डिंडोरी जिले के सोनपुरी गांव में हुआ था इनका जन्म। दुर्गाबाई व्याम प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। दुर्गाबाई व्याम क्या है, चित्रकार है, आदिवासी चित्रकार है। इनका संबंध गोंड चित्रकला और ये क्या नाम है इसका, ढीगना से है दोस्तों। इसको डीगना भी बोलते हैं, डीगना या ढीगना से है, याद रखना है। ऑप्शन में ये मिल सकता है। दुर्गाबाई व्याम का संबंध किससे, तो गोंड चित्रकार, और गोंड चित्रकार नहीं देगा तो ढीगना से है, जिसको गोंड चित्रकार भी बोलते हैं, ढीगना गोंड चित्रकार हो। और इन्हें 26 जनवरी 2022 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, याद रखना है। दुर्गाबाई व्याम का संबंध किससे, आदिवासी चित्रकार है, और ढींगना से है। ये ढींगना एक चित्रकला है जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो देखो इनकी यहाँ पे इमेज लगी हुई है, तो इसको देख सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, आपको याद रखना है बस, है ना। बात करेंगे अपन समाचार पन्नों में, ढींगना कला क्या है देख लेते हैं। तो यह शादी विवाह और उत्साह के समय जब घरों की दीवारों पर या फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न पर, ज्यामिति यानी प्लस माइनस ऐसा ही है, ज्यामिति पैटर्न पर चित्रित करने की एक पारंपरिक कला है, तो क्वेश्चन आ सकता है अपने को, ये पता रहना चाहिए ढींगना क्या है। तो एक चित्रकला है दोस्तों, एक पारंपरिक कला है, चित्रकला है ना। शादी विवाह उत्साह के समय घरों की दीवारों पर, फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न पर चित्रित करने की एक पारंपरिक कला है। यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी हो गया, मंडला बालाहाट क्षेत्र में प्रचलित है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मंडला बालाहाट क्षेत्र में ये कला प्रचलित है। ढींगना चित्रकला गोंड प्रधान समुदाय के देवकुल पर आधारित है। तो गोंड प्रधान समुदाय के देवकुल होते हैं, तो देवकुल पर आधारित है दोस्तों, देवकुल पर आधारित है। ढींगना चित्रकला गोंड प्रधान समुदाय के देवकुल पर आधारित है। प्रसिद्ध ढींगना कलाकार कौन सी है, तो यही दुर्गाबाई व्याम, जिसे 26 जनवरी 2022 को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ था ढींगना प्रसिद्ध। गोंड चित्रकार आएगा या ढींगना से आएगा, है ना। तो ढींगना कभी पूछेगा, ढींगना की प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो दुर्गाबाई व्याम है दोस्तों, दुर्गाबाई व्याम है। तो यही इस तरीके से हमारे लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें अपने को याद रखना है फेमा फात्या के बारे में, इंपॉर्टेंट है। भज्जू सिंह श्याम से क्वेश्चन बन सकते हैं, जोधैया बाई से क्वेश्चन बन सकते हैं, भूरी बाई से क्वेश्चन बन सकते हैं, और दुर्गाबाई व्याम से क्वेश्चन बन सकते हैं। दुर्गाबाई व्याम से जो भी यहाँ पे अपन ने पढ़ लो इसको एक बार, और ढींगना कला से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो मैंने बताया था, तो ये अपने को ये याद ही रखना है कि मालवा क्षेत्र के कौन से हैं, है ना। मालवा क्षेत्र के लोक चित्रकला कौन से हैं, इतने नाम दिए हुए, इनको याद रखो, है ना। 2-3 बार पढ़ो। इसके याद रखो निमाड़ क्षेत्र के, बुंदेलखंड क्षेत्र के और बघेलखंड क्षेत्र के। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक बार लेक्चर देखने के बाद आपको 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, जब जाके आपके दिमाग के न्यूरॉन्स में फिट होगा और बैठेगा। इसके बाद के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में शिल्प कला को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।